हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का 5वां चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे जीवन के मौलिक इकाइयों के बारे में। तो इससे पहले जो 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जनरल साइंस आती है, और जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आए। आराम से आप लोग सुनते रहो ताकि जो भी मैं आपको कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अध्याय 5, जिसमें हम बात करेंगे जीवन की मौलिक इकाई की, यानी कि यह चैप्टर आता है आपके बायोलॉजी से संबंधित। साइंस में भी डिवाइडेशन है, आपके केमिस्ट्री का पोर्शन अलग है, फिजिक्स का अलग है, बायोलॉजी का अलग है। बायोलॉजी में भी जूलॉजी, बॉटनी का प्रोसेस अलग अलग है। आप जैसे जैसे आगे कक्षाओं में जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब पूरा यहाँ पर एक साइंस का पूरा दे रखा है, जिसमें पूरी चीज़ें एक कॉमन सब्जेक्ट के तौर पर दे रखी है। जीवन की मौलिक इकाई, जो कि आपके बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। इसमें आपको कोशिका के बारे में जानने को मिलेगा, सजीव निर्जीव के बारे में जानने को मिलेगा। सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली इसमें समझने में आएगी और जानने को भी मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले कोर की पतली काट के अवलोकन पर, यानी कि जो कोर को होता है उसकी पतली काट यहाँ पर जो है काट ली जाती है, उसका अवलोकन यानी कि उसको देखते हैं। तो रोबोट हुक ने पाया, एक रोबोट हुक नामक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना जो है मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतीत होती है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से एक बात देखना, जब भी मधुमक्खी के छत्ते को आप देखते हैं, बहुत बड़ा सा गुंबद सा जो है मधुमक्खी का छत्ता आपके घर के आसपास कहीं पर भी या मंदिरों में कहीं भी लटका हुआ दिखता है, तो आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि यह एक बहुत ही बड़ा विशाल सा जो है काला सा कोई डब्बा सा दिख रहा होगा, ठीक है। पर आप जब उसको पूरा मकरंद उसमें से निकाल लिया जाता है, रस निकाल लिया जाता है, तो आप उसको देखेंगे कि इसमें कितने सारे छेद थे, यानी कि कितने सारे मधुमक्खी के आवास यानी कि घर थे उसमें, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रोबोट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, यानी कि खुद ही ने यहाँ पर जो है सूक्ष्मदर्शी निर्मित किया था। सूक्ष्मदर्शी ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम जो है छोटी से छोटी संरचना को, छोटे से छोटे कणों को, छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव को आराम से देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रोबोट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा है। रोबोट हुक ने क्या कहा है, उन प्रकोष्ठों को जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहे थे, उनको रोबोट हुक ने कहा है क्या, कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, जो कि लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है ना। अब छोटा कमरा आप कैसे समझेंगे, मधुमक्खी का छत्ता जब नीचे आता है जिसमें से रस या मकरंद निकाल लिया जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे छेद रहते हैं जिसमें आराम से मधुमक्खी रह सकती है। तो वो यहाँ पर क्या मतलब हो गया सेल का, कोशिका का मतलब यहाँ पर यह होता है कि छोटा कमरा। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तो आगे चैप्टर में भी जानने को मिलेंगे, और मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ। आप खुद भी जानते होंगे थोड़ा बहुत कि सजीव वो होते हैं जो अपना काम या अपना भोजन खुद बना लेते हैं। निर्जीव वे होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सजीव किससे बने हैं। सजीव मैंने आपको बताया कि कौन होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है सजीव किससे बने हैं, तो क्रियाकलाप करते हैं और आराम से समझते हैं। आपने प्याज देखा होगा, ओनियन, ठीक है ना, देसी भाषा में कांदा भी बोलते हैं, ठीक है। प्याज आपने देखा होगा, प्याज का एक छोटा टुकड़ा आपको लेना है।
चिमटे की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह यानी कि जो उभरी हुई सतह है, अवतल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। यानी कि भीतर की तरफ देखेंगे आप तो उसमें एक झिल्ली रहेगी जो थैली की तरह आपको दिखेगी, झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को आपको तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। यानी कि पानी का एक वॉच ग्लास लेना है जिसमें से आपको आर पार दिखता रहे, उसमें उस झिल्ली को उतार कर उस पानी में डाल देना है, ठीक है ना। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। जो झिल्ली आप अगर उसको बाहर निकाल के रखते हैं, हवा में रखते हैं, तो वो सूख जाएगी। पर आप जैसे ही उस झिल्ली को पानी वाले गिलास में रखते हैं या ऐसे गिलास में जिसमें पानी भरा है उसमें डालते हैं तो वो मुड़ने और सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि इस झिल्ली का आखिर करें क्या। तो देखो, एक कांच की स्लाइड लो। आपने कभी भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराया होगा, डॉक्टर के गए होंगे, तो डॉक्टर आपके उंगली में थोड़ा सा पिन चुभाता है और खून निकालता है तो उसको एक स्लाइड पर रखता है। इसी टाइप की एक कांच की स्लाइड आपको लेना है। इस पर पानी की एक बूंद डालनी है। पानी की जो बूंद डालनी है वो अब बाज गिलास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़ों को इस स्लाइड पर आपको रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यानी कि वो जो झिल्ली है वो जो निकाली है वो मुड़ी हुई ना हो, वो सीधी होनी चाहिए। एक पतला पेंट ब्रूस इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद जो है सेप्रामाइन की डालनी है। सेप्रामाइन आपको मिल जाता है, उसकी एक बूंद आपको डालनी है। लेबोरेटरी में जब आप जाएंगे बड़ी क्लास में, जैसे बॉटनी से एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सेप्रामाइन की जो है इस पर बूंद डालनी है और इसे कवर, देखो सेप्रामाइसिन की बूंद डालने के बाद इस पर कवर करके स्लिप से इसको ढक देना है ताकि इस पर कोई धूल मिट्टी के कण वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें न जाए। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें कि जिससे इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। यानी कि इस टाइप से आपको रखना है। जब आप, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, बॉटनी से जुड़ेंगे, जूलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पर फिर भी एक नॉलेज के लिए बता दूँ, जो वो प्लेट है जिस पर आप झिल्ली को रख रहे हैं पानी से निकाल कर, उसको जब भी रखें तो याद रखना कि उसमें कोई भी बुलबुला नहीं आना चाहिए पानी का, ठीक है ना। अपने अध्यापक से आप लोग सहायता ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। यानी कि कम शक्ति और उच्च शक्ति, यानी कि इसमें भी अलग अलग चीज़ें आती हैं। एक होता है जो कि आपको थोड़ा बाहर का ही नॉलेज देगा, बाहर तक ही दिखाएगा। एक होता है जो अंदर की परतों का भी 10 गुना दिखा देता है, ठीक है ना। तो पहले हम नॉर्मल से देखेंगे, फिर हाई वाली से देखेंगे। यहाँ पर होता है नेत्रिका लेंस। यहाँ पर नेत्र लगा सकते हैं आप, आंखें आपकी एक आंख से देखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रारंभिक संयोजक आपको दिखेगा, यह देह कलिका दिखेगी, और यहाँ पर सूक्ष्म समायोजन है, ये भुजा है। यहाँ पर एक लेंस लगा रहता है जिसको कहते हैं अभिदर्शक लेंस, क्लिप लगी होती है। और यहाँ पर आपकी स्लाइड जो है कांच की यहाँ पर रखनी होगी आपको, है ना। ये मंच है पूरा सेटअप सा। यहाँ पर घूर्णी पेच है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है जिसके रिफ्लेक्शन, परावर्तन वगैरह होते हैं, और ये इसका आधार भाग होता है। तो ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखती है? बिल्कुल इस टाइप की आपको प्याज की संरचना, प्याज की झिल्ली की जो है कोशिकाएं दिखेगी। अब आप यकीन मान सकते हो क्या कि ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं? नहीं मानोगे ना, क्योंकि आपने देखी नहीं है। अब सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद आपको केंद्रक भी दिखेगा, कोशिकाएं भी दिखेगी, और पूरी संरचना भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड इसी टाइप से बनानी है, कांच की उस पर जो है उस परत को रखनी है, झिल्ली को, है ना। प्याज की झिल्ली को जो है हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? ये संरचनाएं क्या होती है? देखो, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी कि शल्ककंद बनाती है, जैसे कि प्याज, है ना। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्याज का आकार अलग होता है और झिल्लियों का तो अलग ही संरचना बन रही है ना। तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं हम देख सकते हैं कि शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्याज की मूलभूत इकाई क्या है, तो शल्ककंद, है ना। इन संरचनाओं को कहते हैं कोशिका। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है।
आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकती है। इन इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। अमीबा जैसे जंतु ऐसे होते हैं जिन्हें काट भी देते हैं या कुछ कर देते हैं तो वो अपना एक अलग जीव बना लेता है, पर एक कोशिकीय ही होता है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इनके कुछ उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फंजाई है। आपने देखा होगा जब भी आप कुएं वगैरह में नहाने जाते हैं तो आपको चारों तरफ हरी हरी कवक या कंजाई दिखती है। फंजाई हो सकती है ना। पादप तथा जंतु हो सकते हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिका बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। कोशिका का जो सबसे पहला आविष्कार था, सबसे पहले पता किया था, वो किसने किया था? देखो, कोशिका का सबसे पहले पता रोबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कोर की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, यानी कि खुद नहीं बनाया था सूक्ष्मदर्शी, उसकी सहायता से देखा। फिर यहाँ पर लीवेनहोक जो कि 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल को स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने 1831 में कोशिका का जो केंद्रक है, जो अभी हाल फिलहाल अभी मैंने दिखाया था, उसकी खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, है ना। उस कब की थी? 1665 में पता लगाया था। और यहाँ पर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के जो अंदर का केंद्रक है उसकी पता लगाया था। जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैव पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। अब जो तरल पदार्थ इसमें पाया जाता है उसको कहा था जीव द्रव्य। किसने? जेई पुरोकंज ने 1839 में। दो जीव वैज्ञानिक यानी कि एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई भी हैं। वुरचो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। किसने? वुरचो ने 1855 में। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। बिल्कुल सही बात बताइए। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका, क्योंकि फिर क्या है, संरचना को क्लियर देख पाते थे, है ना, जूम करके देख पाते थे। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5.2। देखो, हम पत्ती की झिल्ली, पत्ती जो आती है उसकी झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। अभी हमने बनाई भी थी। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्या सभी कोशिकाएं आकार आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है? ये आपको खुद बताना है। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? ये भी आप खुद बताइए। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर होता है? ये भी आप बताएंगे। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई दी, क्या नहीं दी, ये भी आप बताएंगे। नहीं आता है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीरों को आपको देखना है और ये मानव के शरीर की कुछ कोशिकाएं होती है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपको दिख रही है, ये रुधिर कोशिकाएं होती है, यानी कि ये रक्त वक्त में काम आती है। ये चिकनी पेशी कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ठीक है ना, ये वाली जो है तंत्रिका कोशिकाएं हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये वसा कोशिका है, ये बड़ा सा, ये अस्थि कोशिका इस टाइप की है, नेफ्रॉन की तरह दिख रही है। ये शुक्राणु है ना, ये अंडाणु है। इतनी बात समझ में आई? आगे चलो। कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। अमीबा का ऐसा सीन है कि वो आकार बदलती रहती है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता कि गोल है, लंबी है, ऐसी कुछ नहीं है। कभी स्टार बन जाती है, कभी गोल बन जाती है, कभी कैसी कभी कैसी, ऐसे चलता है। कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करें तो उसका आकार निश्चित होता है, स्थिर होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका यह मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, यानी कि मेहनत वाला काम ये करते हैं, जैसा कि मनुष्य। इनका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है,
इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। ठीक है, प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। रोबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मनगढ़ंत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसकी पता लगाया था, इसके बारे में जाना था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा ये किस जीव में पाए जाते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, है ना। इस टाइप से याद रखेंगे। कोशिका की जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये आप खुद बताएंगे। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर में कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। देखो, हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। एक तो दिखता है प्लाज्मा झिल्ली, एक दिखता है केंद्रक और एक दिखता है कोशिका द्रव्य, है ना। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। आओ देखें कैसे। यहाँ पर देखिएगा प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है ना। प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, अथवा लिखा हुआ है। ठीक है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने से रोकती है। यह अन्य पदार्थ की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। देखो, कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं कोशिका में होती हैं। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे कि CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है और जिसका निष्कासन आवश्यक होता है, CO2 निकलना बहुत जरूरी है ना, आप भी जानते हैं, कोशिका में एकत्र हो जाती है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो CO2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा क्या करती है? अंदर चली जाती है। अतः कोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जो है, जब विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्नलिखित 3 घटकों में से एक घटना हो सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले पदार्थ अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया हो, यानी कि एक कोशिका है, यदि कोशिका को तनु विलयन यानी कि जो पतला विलयन है उसमें उसको माध्यम रखना है, ज़्यादा रखना है, अर्थात जल में जो है शक्कर अथवा नमक की मात्रा आपको क्या रखनी है? कम रखनी है। जल की मात्रा ज़्यादा है, रखा गया है, तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को कहते हैं अल्पप्राशनदाबी विलयन। क्या कहेंगे ऐसे विलयन को? अल्पप्राशनदाबी विलयन। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाली जल की मात्रा से क्या होगी? अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया,
जिससे कोशिका फूलने लगती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप शाम के टाइम, है ना, किशमिश होते हैं जो कि बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं या बिल्कुल पलपले होते हैं, उनको आप क्या करेंगे, एक गिलास में पानी भरकर उसको पूरी रात भर गलाएंगे। गलाने के बाद सुबह जब आप देखेंगे तो फूल के डबल हो जाता है, मतलब उसमें पानी भर जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ है। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को कहते हैं हम क्या, समपराशरी विलयन। देखो, जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई है, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को कहते हैं अति परासरणी विलयन, अति परासरणी दाबी विलयन, ठीक है। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जाता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल जो है अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका क्या करती है, सिकुड़ जाती है। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। इसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अंडे से परासरण। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर, अंडा जो रहता है ना, तनु HCl जो रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। कवच जो अंडे के चारों तरफ लगा रहता है उसको हटाना है, किससे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपने देखा होगा अंडे का जो बाहरी आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बहुत सारे बच्चे जो बौने रह जाते हैं उस अंडे के बाहर के कवच को भी वो खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको खा रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं, लिमिट में आप खा सकते हैं। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रहती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाएगा, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में, यानी कि गाढ़ा विलयन है, उसमें रखना है। 5 मिनट तक उसको रखना है, फिर आपको देखना है कि अंडा सिकुड़ जाता है क्यों। जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। इस प्रकार का क्रियाकलाप जो है हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5.4, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखना है, जो कि मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया है, और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। जब उन्हें जल में रखा गया तो जल ग्रहण करके फूल गई। अब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल बाहर निकल कर क्या हुआ, सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अंगूर आपने देखे होंगे, जब अंगूर के साथ ये प्रोसेस दोहराया जाता है, अंगूर को गर्म पानी में या सारी चीज़ें की जाती है तो अंगूर जो है पिचकने लगता है ना। फिर उसको धूप में सुखा दिया जाता है। धूप पे सुखाने के बाद क्या होता है कि वो दाख बन जाता है, दाख किशमिश कह लो, है ना। अब उसी किशमिश को आपको वापस से फूला हुआ पाना है। अंगूर तो बनेगा नहीं, पर वैसा डिजाइन में आ जाएगा, उसी की तरह के उसमें लक्षण आ जाएंगे। तब वो अंगूर जो दाख है या किशमिश है वो सूख जाता है, तो उसको आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। पानी में डालने के बाद आपको एहसास होगा, जैसे रात को डाला सुबह देखा तो आपको लगेगा कि ये अंगूर के जैसा हो गया, है ना। तो ये दोनों प्रोसेस होता है, इसमें जल की गति कोई नहीं होती है, ठीक है। चलो, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। ये ध्यान रखना, परासरण का उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से परासरण का उदाहरण नहीं है, तो पौधों का जो मूल है उसके द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। बाकी अगर कोई और ऑप्शन आता है तो वो नहीं है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विषण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विषण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विषण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखो, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। याद रखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है।
ऐसी प्रक्रिया को जो कहते हैं एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। क्रियाकलाप आपके सामने है, देखो। विद्यालय के पुस्तकालय तथा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके सामने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन के हिसाब से भी और क्लास 9th के हिसाब से भी। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर बाहर आते जाते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। प्लाज्मा झिल्ली को जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, ये आपको चर्चा करनी है, क्यों कहा जाता है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति नहीं आता है तो आप कमेंट करना, आपको बेकायदा आंसर बताए जाएंगे। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी आती है ना। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में प्राशन द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली रहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। देखो, रीवो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से आपको देखना है। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालना है। 1 मिनट प्रतीक्षा आपको करनी है। इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो, हम क्या देखते हैं। अब रीवो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। इसमें पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएगी। अब एक पत्ते को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं? क्या अब जीवद्रव्य कुंचन हुआ? आप खुद एहसास कर लीजिएगा। अगर आप क्रियाकलाप करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्राशन द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी कि अल्प प्राशन दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्राशन विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका की प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तित माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से क्या करती है? सहन कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक की। आपको पता होगा केंद्रक की खोज आखिर किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। याद रखेंगे। चलो आगे। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हमें क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों में रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और कुछ कम रंग के। ठीक है। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त जो है सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन, दोनों एक ही चीज है, का उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा। आओ अब हम शरीर से ली जा रही कोशिकाओं को भी देख लेते हैं। क्रियाकलाप 5.7 जो है आपके सामने है। देखो यहाँ पर कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर के खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैला कर रखो। इसे रंगने के लिए एक मेथिलीन ब्लू की बूंद डालनी है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। इस पर कवर स्लिप रखना न भूलें। कवर स्लिप एक होती है जो कांच की तरह या प्लास्टिक की तरह होती है, जिसको उसके ऊपर रखना होता है ना, और कुछ नहीं। हम क्या देखते हैं? कोशिकाओं की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर कागज पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डाट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। याद रखिएगा, जो बीच में संरचना आपको दिखी है वो केंद्रक है। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? बिल्कुल थी। अब देखो, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली।
केंद्रक झिल्ली ये काम करती है कि इसमें किसी भी चीज़ को अंदर बाहर जाने से ये रोकती है, कोई ऐसी चीज़ जो नुकसान दे। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में देख सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बाहर जा रहा है ना, तो काम की चीज़ें तो अंदर बाहर ले सकते हैं ना, इसीलिए तो वो पर्दा डाला गया है कोशिका द्रव्य के नाम से। ठीक है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की भी जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, है ना। अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम से संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है और साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं केंद्रकाय। ऐसे जीव जिसमें कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक। ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली ही नहीं होगी उन्हें कहेंगे प्रोकैरियोट। प्रो मतलब होता है आदि अथवा पूर्व और क्रियोट का मतलब होता है कैरियोन यानी कि केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में और अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका यानी कि थैली की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो है प्लेस्टिड में होता है। अनुभाग 5.2.5 आपको दिख रहा होगा। 5.4 यहाँ पर आपको दिखा है। इसमें देखो कोशिकाएं हैं, कोशिका भित्ति दिख रही है, प्लाज्मा झिल्ली दिख रही है और राइबोसोम दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं कोशिका द्रव्य की। जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे हमने कहा था कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका के अंगक कहा जाता है या कोशिकीय अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जो है जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस के उदाहरण से आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस अभी हाल फिलहाल आपने देखा था, नहीं देखा क्या? देखा ना, यहाँ पर ये देखो, ये रहा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पूरा यहाँ पर आपको दिख गया होगा। आगे पढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से झिल्ली की सार्थकता से, ठीक है ना। देखो, झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। प्रश्न आपके सामने है, क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। यहाँ देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों दिख रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बायोलॉजी का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आकार होता है प्राय छोटा होता है, 1 से लेकर 10 म्यू मीटर तक होता है, यानी कि 1 म्यू एम बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये बड़ी होती है, यानी कि ये याद रखना, यूकैरियोटिक बड़ी है, प्रोकैरियोटिक छोटी है। यूकैरियोटिक की जो साइज होती है 5 से 100 म्यू एम के बराबर होती है।
अगर हम केंद्रकीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, किसे कहते हैं। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के लिए आप खुद लिखेंगे। क्रोमोसोम एक होता है प्रोकैरियोटिक में और क्रोमोसोम एक से अधिक होता है यूकैरियोटिक में। झिल्ली युक्त कोशिकांग को अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में और इधर उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। आपको खुद लिखना था हालांकि, है ना, याद रखना। चलो कोशिका अंगक पढ़ते हैं, क्या होते हैं कोशिका अंगक। अब ये बायोलॉजी का पोर्शन है तो थ्योरी बेस होता है और आपको पढ़ना ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। चलिए कोशिका अंगक पढ़ते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती है को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना और कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए यह कोशिकीय झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं अंगक का उपयोग करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही जो है देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभागों में केंद्रक के विषय में तो पढ़ा ही है। अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिडियम कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे भी सही। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिका के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अंतर्द्रवी जालिका, यानी कि ER इसको कहा जाता है। देखो अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त कोश नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। यह लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों यानी कि पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। जो खुरदरी है उसको कहेंगे रेयर ER और जो चिकनी है उसको कहेंगे सिल्की ER। ठीक है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER। RER सूक्ष्मदर्शी यानी कि खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देगी, सीधी सी बात है, कह ही रहा हो, क्योंकि इस पर जो है राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है। RER जो होती है तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में पहुंचा देती है, भेज देती है। SER जो होती है सिल्की जो यानी कि चिकनी जो अंतर्द्रवी जालिका है वसा अथवा लिपिड की बनी हुई होती, अणुओं के बनाने में सहायता करती है ना। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह है आपके सामने जंतु कोशिका। इसमें आपको गोल्जी उपकरण दिख रहा है, प्लाज्मा झिल्ली है, तारक केंद्र है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका यानी कि SER है, केंद्र की झिल्ली दिख रही है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका इसमें है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है। ये सारी चीजें आपको इस चित्र में दिख रही होगी और ये पूरा चित्र है जंतु कोशिका का। अब देखना आगे। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। यह वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, अध्याय 7 में आपको पता चल जाएगा कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष जो जहर है तथा दवा जो कि मेडिसिन है का निराविषीकरण करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी जो एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ये देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा है ना, ये होता है, सॉरी ये तो वो है पादप कोशिका। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, ये है आपके पादप कोशिका। इसमें आपको पाया जाएगा हरित लवक जो कि थाइलोकोलाइड प्रदर्शित करते हुए है। इसमें केंद्रक आपको दिख रहा होगा, ये रहा। गोल्जी उपकरण आपको दिख रहा होगा, ये जो संरचना है गोल्जी उपकरण है। केंद्रक झिल्ली आपको ये बाहर की तरफ दिख रही होगी। प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पर है आपके सामने।
बाह्य कोशिका है, बाह्य कोशिका भित्ति है। माइटोकॉन्ड्रियल, ये माइटोकॉन्ड्रियल आपको दिख रहा है। राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, हरित लावक, ये हरा हरा सा के जिसके अंदर है। कोशिका द्रव्य यानी कि ये पूरा भरा हुआ है द्रव्य से, वो है ना। चिकनी अंतर द्रव्य जालिका ये दिख रही होगी आपको, लाइसोसोम दिख रहा होगा। ये सारी चीजें इस चित्र में आपको क्लियर दिख रही होगी। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। जो ईआर में जो भी संश्लेषित पदार्थ हैं वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। आखिर होता क्या है, क्या करता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से गिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। आर इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। यह बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं और जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करते हैं, फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित करने लगती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, याद रखेंगे। अब कैमियो गोल्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। गोल्जी उपकरण के बारे में जिन्होंने जानकारी दी, देखो कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविवा के सेंट मेटियो के अस्पताल में पढ़ाई जारी रखी। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालीन रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिकीय संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनुगोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि और पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सेटियागो रेमोनी क्लास की साथ संयुक्त रूप से जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य करने के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया। अब आप समझ सकते हैं नोबेल पुरस्कार मिला है तो कितना खतरनाक काम इन्होंने किया होगा। अब हम पढ़ते हैं चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है या बिजली ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली जो है बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक कोशिकाओं के क्षेत्र में बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एटीपी होती है कोशिका की ऊर्जा, माफ करना। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक होते हैं क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब हम पांचवें टॉपिक की बात करते हैं, प्लेस्टिड की। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं और जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन होते हैं, श्वेत होते हैं। कहने का मतलब जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है।
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अब हम बात करते हैं रसधानियों की। रसधानियाँ ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का जो है 50% से 90% तक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल अथवा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीवों जैसे कि अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आप दो ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है? यदि किसी यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर दीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट कर देना। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक और रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? थ्योरी बेस है, अभी जो पढ़ा उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। लाइसोसोम को आत्मदाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद का ही पाचन कर लेती है। आप खुद लिखेंगे, है ना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? बहुत अच्छा है, आप खुद बता सकते हैं कहाँ पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण, कमेंट करेंगे। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे कि श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका करेंगे हम टुकड़े। देखो, जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिसमें पुरानी जो मृत अथवा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन अथवा प्रजनन हेतु युग्मन बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है ना, कोशिका विभाजन का यहाँ पर मतलब है जो नई कोशिकाएं बन रही है उनको कहेंगे। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। एक होता है समसूत्री यानी कि सूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे हम कहते हैं सूत्री विभाजन। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। आपके सामने यहाँ पर मातृ कोशिका दिख रही होगी जिसमें आपको दो दो गुणसूत्र दिख रहे होंगे। संतति कोशिकाएं बनती है गुणसूत्रों के दौरान, आपको दिख रहा होगा, ये होता है समसूत्री विभाजन। विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं उत्तकों के मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा अंग उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती है और निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक संतति निर्माण करती है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे हम कहेंगे क्या? अर्धसूत्रण, जिसमें दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या होती है क्या? आधी। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हो जाती है? मातृ कोशिका दिख रही है आपको, अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट हुआ। कहने का मतलब अर्धसूत्री विभाजन में दो बार यहाँ पर विभाजन देखने को मिल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, दो दो के बीच में यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर सारी कोशिकाएं अलग अलग हो गई है, कब? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में। तो इस टाइप से आपका ये चैप्टर तो खत्म हो गया, पर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपने क्या सीखा, इसमें से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं, है ना। जो 9th के स्टूडेंट हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आ जाते हैं। ध्यान से इसको पढ़ना होगा, पूरे चैप्टर का ये सार होता है। अब देखो, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका की चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है और ये झिल्लियाँ किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की, है ना। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है और यह पदार्थों की गति कोशिकाओं के भीतर बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति है।
कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। और यहाँ पर कोशिका भित्ति किसकी है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई, बैक्टीरिया, अल्प प्राशनदाबी घोल माध्यम से बिना फटे जीवित रहने देती है। और यूकेरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में अलग होता है, कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ER अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखो गोल्जी उपकरण, जो केमियो गोल्जी ने बताया था, झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग करता है। याद रख लेंगे। इसके बाद आगे देखो, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे होते हैं प्लेस्टिड होता है। ये दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य जो है संचयन करना होता है, क्लोरोप्लास्ट का तो प्रकाश संश्लेषण होता है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य होता है क्या, प्राथमिक कार्य संचय। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिका की स्थिति को बनाए रखती है और ये अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या करती है, संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाया जाता है, एक कोशिका होती है, ये भी याद रखेंगे। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक पाए जाते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। अब यहाँ पर आपके सामने अभ्यास क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज इट इज़ ऐसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 9th में भी, और जो कंपटीशन एग्जाम है, थ्योरी बेस्ड पेपर हुए, उन सभी में। तो उम्मीद करता हूँ जीवन की मौलिक इकाई जो चैप्टर है क्लास 9th विज्ञान विषय का, अच्छे से आपके समझ में आया होगा। बायोलॉजी का चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर था। मुझे तो नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया तो आप डबल देखो, ट्रिपल देखो, बार बार देखो। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है 9th क्लास की, 8th की, 7th की, 6th की, जो भी तैयारी कर रहे हैं लगे रहो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।